हेलो 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 प्यारे मेरे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और आप लोगों से माफी चाहेंगे कि आपका वीडियो जो है बीच में जो है थोड़ा सा रुक गया, लेकिन अब जो है आप लोग का वीडियो जो है नहीं रुकेगा और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना? और आज का जो है क्लास जो है हम लोगों का पद्य खंड यानी कि काव्य खंड का है, जिसमें कि हम लोगों ने काव्य खंड में शुरुआत भी कर लिया था, जिसमें कि करवक करवक में मलिक मोहम्मद जैसी कवि परिचय हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो है हम लोग का क्लास जो है थोड़ा सा विशेष क्लास है, इसलिए क्योंकि हम लोग जो है आज जो है इस चैप्टर का यानी करवक जो चैप्टर है इसका जो है फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। चलो, उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि करवक जो है आखिर है क्या। ठीक है ना? जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो है लिखा गया है। इसमें देखेंगे आप लोग कि ये करवक जो है, क्योंकि ये मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा जो है लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जैसी जी का अभी फोटो जो है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना? और काफी जो है पुराना फोटो है यहाँ पर लगा हुआ। आपको ऐसे ही से पता चल रहा होगा कि ये पुराने जो है काफी जो है पुराने कवि हैं। ठीक है ना? इसमें और ऐसे भी ये जो है यानी कि ये चैप्टर का नाम है करबक। ठीक है ना? करबक अर्थात कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कि करवक का मतलब एक प्रकार से ये देख लीजिए, इसका मतलब यहाँ पर है एक दोहा या चौपाई के छंद, दोहा या चौपाई के छंद के रूप में रूप में लिखी गई रचना। यानी कि यही करवक होता है, यानी कि दोहा या चौपाई के छंद में के रूप में जो है ये लिखी गई रचना है, जिसका नाम है करवक, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो है लिखा गया। और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, ये भक्ति काल, ठीक है ना, भक्ति काल के ये कवि हैं। ठीक है ना? ये कवि जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है ना? और आप इसमें हम लोग ये भी चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है भक्ति काल के, और ये आपसे धारा पूछा जाता है, तो धारा की बात करें तो भक्ति काल के निगुण धारा। ठीक है, ये सब एग्जैक्टिव बनता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। निगुण धारा, ठीक है ना, निगुण धारा के ये कवि हैं। ठीक है ना? इसको आप लोगों को याद रखना है। और जैसे यहाँ पर ये खास बात है, इसमें क्या बात की गई है, करवक जो चैप्टर है इसमें विशेष रूप से ये चर्चा की गई है यहाँ पर। ठीक है ना? जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं ये विशेष रूप से ये चर्चा क्या है। ठीक है, इसमें विषय वस्तु क्या है, यानी कि लेखक ने जो है इस पाठ में जो है अपने आत्मविश्वास, यानी लेखक जो है अपने आत्मविश्वास को, ठीक है ना, इसके साथ साथ जो है स्वाभिमान को, स्वाभिमान तथा रचना की श्रेष्ठता, ठीक है, रचना की श्रेष्ठता के बारे में जो है यानी कि बताया यहाँ पर। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि करवक जो चैप्टर है मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में लिखा गया, जिसमें यानी जो जिसको जो है दोहा या चौपाई छंद के रूप में लिखा गया। और यह जो है चैप्टर का मुख्य थीम की अगर बात करें, जिसमें कि लेखक ने जो है अपने आत्मविश्वास को, यानी कि इसलिए आत्मविश्वास की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, ठीक है ना, आपको पहले भी बात बताया गया था कि ये जो है नेत्रहीन, यानी कि आंखों से जो है क्या थे, दिखाई नहीं देता था, नेत्रहीनता था इनके पास, जिसके कारण यानी कि नेत्रहीन होते हुए भी जो है अपने आत्मविश्वास को, अपने स्वाभिमान को, अपने कविता यानी अपने रचना की श्रेष्ठता का जो है इसमें मुख्य रूप से जो उन्होंने वर्णन किया करवक चैप्टर में। ठीक है ना? चलिए, करवक चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आगे हम लोग चलते हैं इसमें।
और ये करवक चैप्टर जो है लिया कहाँ से गया, तो हम पहले भी बात किए थे कि करवक चैप्टर जो है पद्मावत से जो है लिया गया है, ठीक है ना। पद्मावत में 2 अलग अलग खंड है जिसकी हम चर्चा करते हैं आगे चल के। इसमें बात किया क्या गया, देखो यहाँ पर इस पाठ में जो है 2 करवक है। कितने करवक है? 2 करवक प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कि पहला करवक यानी कि पद्मावत, दोनों करवक जो है कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से ही लिया गया है। जिसमें कि ये बताया कि पहला जो है करवक जो है पद्मावत प्रारंभिक छंद, प्रारंभिक छंद को जो है स्तुति खंड भी कहते हैं, स्तुति खंड, ठीक है ना, याद रखिएगा स्तुति खंड भी कहा जाता है। तथा दूसरा जो है करवक जो है यहाँ पर जो पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है, जिसको अंतिम छंद को कहते हैं हम लोग उपसंहार खंड, ठीक है ना, उपसंहार खंड कहा जाता है, इसको भी याद रखोगे, ठीक है ना। यानी कि करवक जो लिया गया पद्मावत के जो है अंतिम, जिसको यानी कि उपसंहार खंड, और पहला खंड यानी कि जिसमें हम स्तुति खंड के नाम से जानते हैं। तो पद्मावत की कहानी जो आप लोग को बताए भी थे, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से जो है ये राजस्थान के चित्तौड़ जो जगह है वहीं पर के राजा थे, राजा रतन सिंह, ठीक है ना, ठीक है ना, राजा रतन सिंह नाम था, ठीक है ना, जिसकी बात हम लोगों ने किया था। चलिए इसके विशेष बातें हम लोग जो है आगे करेंगे, इसमें आगे दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आगे लिखा गया कि प्रथम करवक में जो है कवि जो है अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में जो कहते हुए वह रूप से जो है अधिक अपने गुणों का की ओर जो है लोगों को जो है ध्यान आकृष्ट किया है, बताया है। और दूसरे यानी कि द्वितीय करवक में जो है कवि अपने काव्य और जो है उनकी कथा सृष्टि के बारे में जो है हमें जो बताते हैं, अर्थात कहने का मतलब जो है उनकी रचना जो है यानी कि उनकी जो काव्य है, उनकी रचना है, उसकी श्रेष्ठता के बारे में, दूसरा करवक जो उसकी श्रेष्ठता के बारे में जो उन्होंने बताया, ठीक है। कहा कि मनुष्य तो इस पृथ्वी पर जो है आता है और चला जाता है, यानी कि मर जाता है, लेकिन उसकी पृथ्वी जो है, उनकी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसका कर्म जो है वही इस सृष्टि में रह जाता है। इसी सोचकर उन्होंने काव्य की रचना की, उसी के बारे में जो है दूसरे करवक में उन्होंने बताया। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखो आगे वही चीज लिखा गया है, हमने यहाँ पर दिखा कि प्रथम एवं द्वितीय करवक में क्या बताया गया है। यहाँ पर प्रथम करवक में, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की बात जो इसमें किया गया, ठीक है ना, वही चीजें जो अभी हमने बताया। सबसे पहले बात करते हैं पद्मावत है क्या, ठीक है। तो पद्मावत जो है एक जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है सूफी परंपरा, ठीक है ना। आप ये याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है इस परंपरा के कवि थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी जो थे सूफी परंपरा के कवि थे, ये भी याद रखना है। और ये पद्मावत का जो है यानी कि हिंदी पद्मावत जो हिंदी साहित्य का एक सूफी परंपरा के प्रसिद्ध एक महाकाव्य माना जाता है, और इस रचनाकार जो है मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है ना। उसी से जो है आपका ये रचना यानी कि करवक जो है लिया गया है, ठीक है ना। इसकी हम लोग बात करेंगे। और अभी हम तुरंत चर्चा किए थे कि इसमें कहानी जो है पद्मावत में राजस्थान चित्तौड़ के राजा जो है रतन सिंह, ठीक है ना, उनकी पत्नी का नाम जो था पद्मिनी था, और एक अलाउद्दीन खिलजी, यही 3 नायक पर जो है मुख्य रूप से मुख्य पात्र है, ठीक है ना। इस 3 मुख्य पात्र पर जो है ये कहानी पूरी लिखी गई पद्मावत, जो कि एक उपन्यास है, जो कि 2000 चौपाई के खंड में लिखी गई है। चलिए, मैं पिछले क्लास में हमने बताया था कि इस उपन्यास के जो है अंत में मुख्य चीजें क्या होती है, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से यह है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है रानी पद्मावती का जो है क्या हो जाता है, सौंदर्य का दीवाना हो जाता है। कहानी इस प्रकार से है कि पद्मावत में मुख्य रूप से, जैसे कि इसमें कहानी थोड़ा सा पीछे भी है कि जैसे कि पद्मावत में होता क्या है कि राजा जो रतन सेन जो थे, ठीक है, ये भी जो है पद्मिनी के जो दीवाने हुए थे, और इसके राज्य में जाकर के जो है इसको जो है जीत करके ले आते हैं, शादी कर लेते हैं। तो उसकी सुंदरता का बखान जो है, ठीक है, एक तोता जो है जंगल में करता है, ठीक है, और पूरे राज्य में जो है पद्मिनी की सुंदरता का जो है चर्चाएं जो है फैल जाती है, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है ये चर्चाएं पहुंचती है, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मिनी की सुंदरता का जो है कायल हो जाता है। कायल कहने का मतलब सुंदरता में जो है आप लोगों को पता ही होगा ये बातें, यानी कि उसके सौंदर्य का दीवाना हो गया, ठीक है। अब वो पाने की लालसा अलाउद्दीन खिलजी को जो है पद्मिनी की जो है पाने की जो है लालसा जो है इतना अत्यधिक हो जाता है कि जिसके कारण जो है चित्तौड़ पर जो है आक्रमण कर देता है। उस आक्रमण में राजा जो है रतन सेन जो है मारे जाते हैं। अब जैसे ही पता चलता है रानियों को, ठीक है ना, कि अब भाई हम युद्ध हारने वाले हैं, ठीक है ना, युद्ध हारने वाले हैं। तो ऐसा हुआ करता था, पहले भी हुआ करता था कि जैसे ही पता चलता था
कि अब राजा जो है युद्ध हारने वाले थे, मारे जाएंगे, तो सब रानियां जो होती थी, ठीक है ना, अपने आप को जो है आत्मदाह कर लेते थे, समाप्त कर लेते थे। इसमें एक शब्द भी दिया गया यहाँ पर, जैसे कि अब जैसे ही यानी कि राजा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है राजा रतन सिंह को मारकर किस तौर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन रानी पद्मिनी को ये नहीं हासिल कर पाता। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जीत तो जाता है, राजा रतन सिंह को मार तो देता है, इस तौर पर कब्जा तो कर लेता है, कि रानी को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? कि रानी जो है क्या करती है कि हजारों रानियों के साथ, ठीक है, यानी कि जितनी भी राजा रतन सेन की रानियां थी, सभी रानियों के साथ जो है वो जौहर कर लेती है। जौहर करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को जो है समाप्त कर देना। पहले के प्राचीन समय में जब राजा युद्ध पर जाया करता था, युद्ध से थोड़ी देर पहले जब पता चल जाता, अनुमान पता चल जाता था कि राजा आप समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पर रानियां जो दूसरे के गुलाम बनने से अच्छा, दूसरे राजा के जो है पत्नी बनने से अच्छा था कि अपने आप को जो है मिटा देना, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है जौहर, ठीक है, इसको याद रखोगे, भूलोगे नहीं। चलिए अगली क्लास, अगली बात, पहला करवक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। अब करवक क्या कहता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बड़े मजेदार यहाँ पर करवक है, बड़ा आसानी से हम लोग इसको देख लेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बताया गया है यहाँ पर पहला करवक में, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी, ठीक है ना। एक नयन का मतलब आंख होता है, ठीक है ना, इसको याद रखोगे, शब्द मैं पूरे बता दे रहा हूँ, ठीक है। नयन का मतलब आंख, कवि का मतलब तो कवि जानते हैं, मोहम्मद गुनी, गुनी का मतलब गुणवान, ठीक है ना, इसको याद रखोगे। गुनी का मतलब होता है गुणवान, ठीक है ना, तो याद रखोगे। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद है सोई विमोहा जय कवि सुनी, ठीक है। विमोहा का मतलब होता है आकर्षित होना, ठीक है ना, विमोहा का मतलब आकर्षित होना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी, यानी कि एक आंख के होते हुए भी मोहम्मद जो है कवि, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है इतनी गुनी है, ठीक है ना, इतने गुणवान है कि उनकी रचना को जो भी कोई सुनता है, यानी सोई विमोहा जयी कवि सुन, यानी जयी का मतलब जो भी, यानी कि उनकी रचना को, जो उनके काव्य को जो भी सुनता है तो उनकी ओर जो है आकर्षित होता है, उनकी रचना की ओर जो है आकर्षित होता है। फिर आगे लिखा वही चीजें हमने भी लिखा है कि जिसमें कवि अब कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जैसी गुण है, गुणवान है, और जो भी उनकी काव्य को जो है सुनता है वो मोहित हो जाता है, अर्थात करने का मतलब उनकी रचना की ओर, उनकी ओर जो है आकर्षित हो जाता है। फिर आगे लिखा गया है, फिर कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एक ही नैना, वो वासुक अस ननक महा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह जो है इस धरती पर उतारा है, यानी कि जिस प्रकार से चंद्रमा को ईश्वर ने, भगवान ने जो है इस धरती पर जो है यानी कि संसार में जो है बनाया है, और चंद्रमा जो है इस संसार को जो है यानी कि दाग के होते, चंद्रमा में भी दाग है, ठीक है ना, फिर भी जो है पूरे संसार को अपनी प्रकाश से जो है रोशनी से रोशन करता है। उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी भी जो है एक आंख के होते हुए भी जो है अपने काव्य की रचना से जो है वो क्या करते हैं, अपने गुणों से, अपने काव्य की रचना से इस संसार को जो है क्या कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि संसार में जो है अपने काव्य की जो है प्रकाश जो है पूरे संसार में फैला रहे हैं। फिर आगे लिखा गया जग सूझा एक ही नैना, हुआ सुख अस धनक महा। अर्थात जिस प्रकार से जो है प्रकाश अकेला, यानी कि एक प्रकार, जिस प्रकार अकेला शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है नक्षत्रों के बीच में, आप लोग देखे होंगे शाम होते ही जो जब अंधेरा होती है, शुक्र तारा जो है आपको दिखाई देता है, जिसको आपको ढुकवा तारा कहते हैं, यानी एक प्रकार से कहा जाए शाम के समय में जो है इस साइड में काफी चमकीला जो तारा दिखाई देता है। या कुछ दिन समय पहले जो है आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो है यानी कि चंद्रमा, यानी कि चांद के सीधे नीचे जैसे प्रकार से दिखाई दिया था स्टार, आपको लोगों को दिखाई दिया था, ठीक है, आप लोगों ने देखा था, यानी ये चांद था, ठीक है ना, इस प्रकार से वो दिखाई दिया था, वो शुक्र तारा ही था, ठीक है ना। साइड में आप लोगों को जो है पश्चिम दिशा में जो है दिखाई दिया था, तो वो इसी की बात हो रही है, यानी कि ये नक्षत्रों के बीच में जो है
शुक्र तारा जो है जिस प्रकार से उदय होता है, उदित होता है, ठीक है ना, यही लिखा गया है कि जग सूझा एक ही नैना हुआ सुख, यानी कि सुख का मतलब वही शुक्र तारा की बात, नक्षत्र की बात है, यानी कि जिस प्रकार से जो है शुक्र जो है नक्षत्रों के बीच में जो उदय होता है, उसी प्रकार से कभी जो है मलिक मोहम्मद जैसी जो है अपनी एक आंखों से जो है इस दुनिया को जो है भली भांति जो है समझते हैं, देखते हैं, यानी कि जग सूझा, यानी कि संसार को जो देखते हैं इसे एक आंख से ही देखते हैं। फिर देखो आगे क्या लिखा गया है। फिर आगे वो कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद बिन कोई विमोहा जेई कवि सुनी किन समुद्र पानी जो खरातो अति भव असूझ अपारा। देखो यहाँ पर एक लाइन मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये लाइन जो है आपका ये मिस्टेक, ठीक है ना, ये लाइन यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये लाइन हो चुका है, ठीक है ना। अब ये लाइन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यानी जौ लही अम्ब डाब न होई, तौ लही सुगंध न बसाई। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तक जो है अम्ब का मतलब आम का बात कर रहे हैं यहाँ पर, आम, ठीक है ना, यानी कि जब तक जो है डाब का मतलब मंजर होता है, यानी कि आम का फूल जो होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि जब तक जो है आम के जो है पेड़ पर, यानी कि जब तक मंजर न आ जाता है, तौ लही सुगंध न बसाई, तब तक आम के पेड़ में जो है सुगंध नहीं आता है। ये मलिक मोहम्मद जैसी भी कह रहे हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर केन समुद्र पानी जो खारा तो अति भव असूझ अपारा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सुगंध नहीं, यानी कि अर्थात कहने का मतलब यहाँ कि समुद्र का पानी जो इतना खारा है, इसीलिए जो है वह असूझ है और अपार है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर उदाहरण दे रहे, तुलना दे कर रहे हैं अपने आप से यहाँ पर, कि जिस प्रकार से जो है आम के पेड़ में, यानी कि आम के पेड़ पर जो है मंजर यानी मंजरी ना आ जाती है, तब तक जो है उसमें सुगंध नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार यानी कि ये भी चीजें कहा जा रहा है कि समुद्र का पानी इतना खारा है, इसलिए जो है वो असूझ है, अपार यानी कि अत्यधिक है, ये कहा जा रहा है। फिर देखो यहाँ पर जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा, ठीक है ना, आग आकाशा। अर्थात वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक जो है सुमेरु पर्वत को जो है त्रिशूल से जो है नष्ट नहीं किया गया, तब तक वह जो है सोने का नहीं हुआ। यानी कि इसके पीछे भी एक कहानी है कि भगवान शंकर भगवान ने जो है, शिव ने जो है त्रिशूल से जो है अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को जो है नष्ट किया था, जिसके कारण जो है फिर वरदान स्वरूप जो है वह जो है कंचनगिरी नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ और वो काफी विशाल हो गया और सोने का हो गया था। कोई चीजें यानी कि कहा जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, बहुत पुरानी बातें है ये। फिर आगे लिखा गया है जौ लही घड़ी कलंक न पारा कांच होई ना ही कंचनकारा। अर्थात यानी जब तक जो है सोने को यानी कि कलंक यानी कि जब तक सोने को जो है यानी कि एक प्रकार से घड़िया में, घड़ी का मतलब घड़िया की पात्र जो होता है, एक पात्र होता है, उस पात्र में जो जब तक सोने को जो है गलाया नहीं जाता है, पकाया नहीं जाता है, तब तक वह जो है कच्चा सोना जो है सोना यानी धातु नहीं बनता है। यानी कि कांच कोई ना ही कंचन, कंचन मतलब सोना होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब कि जब तक घड़िया में सोने को गलाया नहीं जाता है, तब तक वह जो है कच्ची धातु जो है सोना नहीं बनता है। अर्थात कहने का मतलब एक ही चीज है, एक मलिक मोहम्मद जैसी जो है अपने आप से जो है इन सभी चीजों को क्या किया है, तुलना किया है, ठीक है ना। फिर देखो आगे, फिर आगे लिखा गया है लास्ट में क्या कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, ठीक है ना। यानी कि एक नैन के होते हुए भी जो है उनका यानी कि स्वभाव जो है वो किसके समान है, दर्पण, यानी उनका आंख जो है दर्पण की तरह है और उनका स्वभाव जो है एकदम निर्मल और स्वच्छ भाव है, ठीक है ना। और फिर लिखे हैं कि सब रूप बंत गाही मुख जोगही चाऊ, और इसी से जो है उनकी जो है इसी वजह से यानी कि इसी गुण की वजह से जो है बड़े बड़े रूपवान जो लोग हैं, सुंदर लोग जो हैं, ठीक है, उनको जो है क्या करते हैं, उनकी ओर जो है अपनी इच्छा से जो है उनके मुख की ओर जो है ताका करते हैं, उनको निहारा करते हैं, उनको देखा करते हैं। वही चीज लिखा गया है सब रूप बंत गाही मुख जोगही चाऊ, यानी कि बड़े प्यार से जो है जितने भी रूपवंत लोग हैं, रूपवानी लोग हैं, उनके मुख को जो है बड़े प्यार से जो निहारते हैं, देखते हैं, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि उनका ये आंख जो है उनके लिए आंख जो है एक दर्पण के समान है और उनका स्वभाव जो है काफी निर्मल भाव के, काफी स्वच्छ भाव के जो है उनका हृदय है। चलिए, इस प्रकार से हुआ आपका पहला करवक खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे करवक की। ठीक है ना, दूसरा करवक में क्या कहा गया? मलिक मोहम्मद जैसे अपनी काव्य के बारे में क्या, पहला तो अपने आत्मविश्वास, ठीक है ना, के बारे में उन्होंने कहा। ठीक है ना, अब दूसरे करवक में जो है अपने स्वाभिमान और अपने आत्मविश्वास को जो है कई चीजों से तुलना किया, लेकिन दूसरे करवक में इसमें क्या कहा गया? दूसरे करवक में अपने काव्य के बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा देखोगे कि मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर था पावा। ठीक है ना, जारी जोड़ी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीति नयनक जल भी। अर्थात कहने का मतलब कह रहे हैं कि जब भी जो है अपने काव्य के बारे में जब किसी को ये सुनाते हैं, बताते हैं, ठीक है ना, तब जो है ये कहते हैं कि मैंने जो है यानी कि यह काव्य की रचना यह रचकर, यानी कि रचकर जो सुनाया, और जिसने भी जो है इसे सुना तो उसे प्रेम का जो है, पीड़ा का जो है अनुभव हुआ। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि जब इस काव्य की रचना को जब जो लोग भी यानी कि जिनको भी ये सुनाते हैं, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जैसी जो है लिखा गया मोहम्मद कवि, ठीक है ना, यह जोड़ी सुनावा, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी अपनी रचना को जो है, काव्य को जो है, यानी जब भी किसी को सुनाते हैं, सुना जो पेन पीर गावा, ठीक है ना, जो लहिराई लखत, यानी कि जब भी इनकी रचना को जो भी कोई सुनता है, ठीक है ना, तो प्रेम का पीड़ा का जो है अनुभव करता है। ठीक है ना, यानी कि जब मलिक मोहम्मद जैसी जो है अपनी रचना को जब भी किसी को सुनाते हैं तो उसके दिल में जो है उनके प्रति जो है प्रेम का जो है पीड़ा का अनुभव होता है। फिर लिखा गया जोड़ी लाई रकत ए लेई, काढ़ी प्रीति नहीं जल भेई। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपनी रचना को उन्होंने जो है, ठीक है ना, रकत रूपी लेई के द्वारा जो है जोड़ा है, और गाढ़ी प्रेम प्रति यानी कि प्रेम से, यानी कि अपनी आंसुओं से जो है उसे जो है सींचा है। फिर आगे क्या लिखा गया? यही लिखा गया गाढ़ी प्रीति, यानी प्रीति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है ना, यानी कि अपनी प्रेम रूपी जो है आंसुओं से, जिसमें कि आंसुओं का जो जल है उससे जो है उन्होंने क्या किया है, सींचा है। ठीक है ना, फिर आगे क्या लिखा गया थोड़ा सा देखोगे, औ मन जानी कवित अस्नेहा, मक यह रहा जगत नमक मीठा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस कवि में मलिक मोहम्मद जैसी जो है क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसमें एक ही चीज वो कह रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि मेरे यानी कि मेरे न रहने पर जो है बाद में जो है संसार में मेरी आखिरी निशानी ये है। अर्थात कहने का मतलब अवमन जानी कवि चिन्ह, यानी कि मैंने यह सोच कर जो है इस काव्य की रचना किया कि जब यह मैं यानी जगत चिन्ह, यानी कि जब मैं संसार में रह रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि संसार में लोग जो है आते हैं जाते हैं, यानी कि उसकी मृत्यु जो है निश्चित हर चीज में है, होना ही है, निश्चित है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही ऐसा ही चीज है जिसको हम लोग सत्य कह सकते हैं, कहते भी हैं कि मृत्यु जो है सत्य, एक न एक दिन सबको जाना है। मलिक मोहम्मद जैसी वही कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने जो अपनी काव्य की जो रचना किया यह सोच कर किया कि भले मैं इस संसार में रहूं अथवा न रहूं, लेकिन मेरा जो रचना जो मेरा जो काव्य है एक जो है इस जगत में, संसार में जो है एक चिन्ह के रूप में रहे, एक निशानी के रूप में रहे। जैसे कहाँ सौ रतन सेन राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, ठीक है ना, कहाँ अलाउद्दीन रतन, ठीक है सलू। फिर लिखा गया सुल्तानो, कह राघव जयी किन्हीं बखानु, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यानी कि कहाँ गए वो राजा रतन सेन, ठीक है ना, वो भी नहीं रहे, ठीक है ना, कहाँ गए वह सुवा असी बुद्धि उपराजा, ठीक है ना, यानी कि वो बुद्धिमान जो है मंत्री जो हुआ करता था आज भी वो संसार में नहीं है। कहाँ अलाउद्दीन वो सुल्तान हुआ, सुल्तान जो अलाउद्दीन जो था आज वो कहाँ गया, वो भी नहीं रहा। कहाँ, ठीक है ना, राघव जी की बखान, जो राघव जो तोता था जो कि पद्मावती के रूप का जो सुंदरता का जो है वर्णन किया करता था, आज वो भी संसार में नहीं रहा। कहाँ स्वरूपवती पद्मावती है, वो कहाँ गई सुंदर पद्मावती रानी, जिसके लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी सुंदरता का क्या हो गया था, दीवाना हो गया था, और चारों ओर जो है इसकी सुंदरता का लोग जो है बखान किया करते थे। वो भी संसार में रहे, लेकिन कोई न रहा, यानी ये सब के सब मिट गए, इस संसार में कोई न, बस
जग रही कहानी, इस सबकी कहानी जो है यानी कि एक कहानी के रूप में, एक यश के रूप में इस संसार में रह गए, लेकिन ये सब जो धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी जो है कर्म जो स्थली, एक प्रकार से कहा जाए उसका कर्म जो है, उसकी प्रतिष्ठा, इसका यश जो है संसार में रह गया। फिर आगे क्या लिखा गया है, आगे देखते हैं। फिर लिखा गया है, धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरै पै मरै न वासु, यानी कि धानी का मतलब धन्य, ठीक है ना, ये क्या है, धन्य, यानी कि धन्य सोई जस कीर्ति जासु, यानी कि धन्य है वह पुरुष जिसके इस संसार में जो है ना मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, कीर्ति है, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि जिसकी उसके बाद जैसे कि फूल मरे, यानी कि धन्य है पुरुष की बात यहाँ पर हो रही है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है जिसकी भी संसार में प्रतिष्ठा है, सम्मान है, और उनकी यह प्रतिष्ठा जो उसी तरह से रह जाती है, यानी कि वह पुरुष जो है जिसका मान सम्मान इस संसार में रह जाता है, भले ही संसार से वह पुरुष चला जाए, लेकिन उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति जो है संसार में रह जाता है। जैसे फूल मरे पै मरे न वासु, जिस प्रकार से फूल जो है मुरझा हो जाता है, लेकिन उसका सुगंध जो है रह जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि संसार में वो पुरुष है, वो लोग हैं जो जिन्होंने अच्छे कर्म किए यहाँ पर, ठीक है ना, अच्छा कीर्ति अपना स्थापित किया, तो भले ही उस संसार से वो चले जाते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति जो है, उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है संसार में रह जाती है। जिस प्रकार से फूल भले ही मुरझा जाता है, लेकिन उसका सुगंध नहीं जाता है। फिर आगे लिखा गया है, कई ना जगत जस बेचा, यानी कोई भी जो है अपने जस को, ठीक है, अपनी कीर्ति को, अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को न बेच सकता है, कई न लीन जिस मोल, और इसको कोई जो है मोल यानी कि पैसे देकर भी खरीद नहीं सकता है। जो यह पढ़ कहानी हम सब रह दुई बोल, ठीक है, और जो भी यह जो है हमारी प्रेम के पूर्वक रक्त रूपी लई के द्वारा फूलों से सींचा हुआ इस काव्य की रचना को जो भी पढ़ेगा, ठीक है ना, हम सब रह दुई बोल, तो दो ही शब्दों में जो है हमें जरूर याद करेगा। ये मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं। कोई चीज यहाँ पर लिखा गया है, कभी कहते हैं कि संसार में न यश किसी ने बेचा है और न ही जो है किसी ने खरीदा है। कभी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा, हमें वह जो है दो शब्दों में याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से आपका करवक हुआ समाप्त, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बस आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, कमेंट जरूर करिएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आप चाहूंगा कि आपका प्रॉब्लम जो है अगले क्लास में जो है समस्या का समाधान कर दें हम, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा हो सके कि इस क्लास को जो है अपने मित्रों के साथ शेयर करो, उसको बताइए एक बार कि भाई क्लास चल रहा है फ्री में, ठीक है ना, आपसे कोई पैसा वैसा लिया नहीं जा रहा है, तो शेयर करिए भाई आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों का जो है व्यू समझा जा रहा है इसको, पता नहीं कि आप लोग देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। फिर देखो, आप लोग गलती यही एक गलती करोगे, हम जानते हैं कि गलती लगभग विद्यार्थी यही करता है, जब एग्जाम नजदीक जब आता है तब पढ़ना शुरू करता है। उससे अच्छा है कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, जो कि एग्जाम के समय में लास्ट में जो आपको बोझा जो है पढ़ाई जो बोझ नजर नहीं है ना, इसलिए अभी से पढ़ते चलो। चलिए, आज के लिए इतना है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास।